सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए साइंस का चैप्टर फर्स्ट की शॉर्ट समरी। जी हाँ गाइस, जैसे कई स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको कुछ कुछ चैप्टर से समझ में नहीं आ रहे होते हैं, और अब वैसे भी आपका नेक्स्ट मंथ आपका बोर्ड एग्जाम भी है, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी सभी चैप्टर अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसीलिए गाइज अब मैं आपके लिए साइंस के सारे चैप्टर्स की शॉर्ट समरी लेकर आता रहूंगा। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर फर्स्ट की शॉर्ट समरी लेकर आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो गाइज अगर आप क्लास 10th में तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और इससे पिछली वीडियो में मैंने 200 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मेरे हिसाब में ये पूरी साइंस की बुक का सबसे आसान चैप्टर है। जी हाँ गाइज, यहाँ तक कि जो आपका लास्ट चैप्टर बुक का आर एनवायरमेंट सिलेबस का आपके, उससे भी ज़्यादा आसान ये चैप्टर है मेरे हिसाब में। तो क्योंकि ये बहुत ही, इसमें बहुत कम चीज़ें हैं और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी दिला देता है ये। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तो जरूरी देखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं, और उसके बाद जानेंगे इनके सभी टाइप्स के बारे में। केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं, और उनके सभी हम डेफिनेशंस, उनके सभी इक्वेशंस और उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। तो गाइस, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस से कोई न्यू एक प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब किसी भी रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनता है। जब कोई रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। और अब आप जान लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो इनके बारे में जानने के लिए इनकी डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने जगह बनाती हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट वो होता है जिसकी हेल्प से आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। मतलब जिन दो दो केमिकल को आप मिलाते हो, जिन दो केमिकलों के बीच में आप रिएक्शन करवाते हो ना, उन्हीं दो केमिकलों को आप रिएक्टेंट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंस जो कि फॉर्म्ड होते हैं, मतलब जो कि बनते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हीं को आप प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। और फटाफट से इनके टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपकी बुक में केमिकल रिएक्शन के पूरे 5 टाइप्स दे रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे कि आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इन सभी रिएक्शन को फटाफट से अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ हम जानते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो कि मिलके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसी डेफिनेशन को आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसी डेफिनेशन को थोड़ा घुमा के, थोड़ा इम्प्रेसिवनेस से आप लिख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा टीचर को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाया है। क्योंकि अगर आप यही डेफिनेशन आप बिल्कुल ही लिख देंगे सिंपल डेफिनेशन, तो उतना खास लगता नहीं है। लेकिन इसी के अंदर आप थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल देंगे, या फिर इसी को थोड़ा सा आप घुमा देंगे ना, तो थोड़ी सी सुनने में भी और बोलने में भी वो डेफिनेशन बहुत इंप्रेसिव लगेगी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इस रिएक्शन को। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल, तो जो कि सी कार्बन और O2,
ऑक्सीजन, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका CO2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था डेफिनेशन में कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और ये मिलके इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है CO2 के फॉर्म में। वहीं पर इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि CaO जो कि आपका क्विक लाइम है वो H2O मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, CaOH2 जो कि आपका स्लेक्ड लाइम होता है। तो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी एक रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर एनर्जी इवॉल्व रहती है, मतलब जिनके अंदर एनर्जी पहले से ही मौजूद रहती है, वैसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो कि यहाँ आपका CH4+O2 है, जिसको अगर आप इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपका CO2+2H2O बनेगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से ही इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें पहले से ही ऑक्सीजन इवॉल्व रहते हैं, पहले से ही इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन के दूसरे टाइप को, जो कि आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब ये क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर कंपाउंड, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट ही दो रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहा हो, उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उसी को ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर भी तीन टाइप्स आते हैं, इन तीनों टाइप्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तो आप जान गए कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। अब इसके अंदर भी तीन चीजें आती हैं, जो कि सबसे पहले आपका होता है उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, अब देखो थर्मल से ही, शब्द से ही समझो आप, थर्मल मतलब होता है हीट या फिर गर्मी, तो वही आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है, जो कि हीटिंग के द्वारा होता हो। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर हीटिंग के द्वारा वो रिएक्ट करते हो। कहने का मतलब है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब हीट के द्वारा रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे FeSO4 फेरियस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको अगर आपने उसके ऊपर हीट डाला तो ये आपका Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 फॉर्म करेगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड, और ये SO2 और SO3 आपका फॉर्म करेगा। तो इसी को ही आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि हीट के द्वारा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सेकंड टाइप को। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन होती है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से आप समझ लो, इधर इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रो से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रिएक्ट कर रहे हो, उन्हीं को आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2H2O, मतलब वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, अगर वाटर पे आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे या फिर करंट डालोगे, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर H2O जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। अगर एग्जाम में आ गया तो यही रिएक्शन लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी अगर आप वाटर के अंदर, पानी के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आप डालोगे ना, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं उसके अंदर से। तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट आपको एक्टिविटी भी दे रखी है, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे जानते हैं इसके थर्ड टाइप के बारे में, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है, जिसका नाम है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके शब्द से ही समझो, फोटोलिटिक, फोटो फोटो आ रहा है साइंस की लैंग्वेज में, फोटो को क्या कहते हैं, लाइट।
जी हाँ गाइस, लाइट कहते हैं। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है सनलाइट के द्वारा ऐसे रिएक्शन जो कि सनलाइट के द्वारा रिएक्ट होते हो। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में जब हो रहा होता है तो उसी को या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि यहाँ आपको दे रखा है कि 2AgCl को अगर आप सनलाइट डालोगे इसके ऊपर तो ये Ag+Cl2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपका इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और भी इसके एग्जांपल है, जैसे AgBr 2AgBr पर अगर आप सनलाइट डालोगे तो ये Ag+Br2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इसके सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शंस हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से कर लेना। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन आता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन के अंदर आया था एक्सोथर्मिक, इसके अंदर आता है उसका दूसरा भाई एंडोथर्मिक। जी हाँ गाइस, ये इसका कोई टाइप नहीं है लेकिन ये इसके अंदर ही आता है। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी या फिर ऑक्सीजन पहले से ही इवॉल्व रहती हो, पहले से ही इन्वॉल्व रहती हो, उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई किया होता है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, एनर्जी सप्लाई की जाती है, उन्हीं रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। और एनर्जी या ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जो कि मैंने आपको ऊपर बताए भी थे थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक में। तो यही आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन के थर्ड पार्ट को, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के चल जाना, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि हाँ ये कौन किस टाइप का रिएक्शन है। और उसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अब पहले जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी होगी थर्ड चैप्टर में, मेटल और नॉन मेटल में। नहीं पढ़ी है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा मैं क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब वो कैसे करता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है Fe, आयरन को CuSO4, कॉपर सल्फेट पे अगर आप आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर FeSO4 और Cu बन जाता है, मतलब स्फेरिक सल्फेट और कॉपर में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर आयरन ने इस कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा। क्यों करा, क्योंकि आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी है तो प्लीज एक बार उसे पढ़ लेना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में उसका कहीं ना कहीं काम तो आता ही रहता है, तो इसीलिए उसको जरूर पढ़ लेना। तो इसीलिए आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस करा। और इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं इसी डिस्प्लेसमेंट का दूसरा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि केमिकल रिएक्शन का फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ टाइप होता है। अब ये क्या होता है, ये अच्छे से बताओ भैया, ये क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके इस पूरे चैप्टर का। डिस्प्लेसमेंट तो है ही है इंपॉर्टेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between two compounds। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसके आयंस को एक्सचेंज करके। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होता है तो रिएक्टेंट अपने जगह को बदल लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। किसके द्वारा, आयंस के एक्सचेंज के द्वारा। इसको अच्छे से समझते हैं इसके एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पर आपको NO2SO4 दे रखा है, सोडियम सल्फेट का आपको एक एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, और इसको आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ, जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो जब ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं तो ये BaSO4 बन जाता है, बैरियम सल्फेट बन जाता है, और 2NaCl
सोडियम क्लोराइड में फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम किसके साथ था? सल्फेट के साथ था। और बेरियम किसके साथ था? क्लोराइड के साथ था। लेकिन जब ये प्रोडक्ट में फॉर्म हुए तो सोडियम किसके साथ आ गया? क्लोराइड के साथ आ गया। और सल्फेट किसके साथ आ गया? बेरियम के साथ आ गया। तो यही होता है इसकी डेफिनेशन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो जब प्रोडक्ट में फॉर्म होता है तो वो अपनी जगह को क्या कर लेता है? एक्सचेंज कर लेता है आयंस के एक्सचेंज के द्वारा। तो इसी को ही आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो गाइस अब नीचे बढ़ते हैं और जानते हैं केमिकल रिएक्शन के लास्ट टाइप, जो कि आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे आप दूसरी लैंग्वेज में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है ये पहले बताओ भैया, ये होता क्या है? तो इसको पहले हम जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। अब इसको सिंपल लैंग्वेज समझे तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है, उसी को ही आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, Cu+O2, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा है। तो जब उस पर हीट डाली जाती है तो ये जब प्रोडक्ट में फॉर्म होता है तो CuO में फॉर्म हो जाता है। किस में फॉर्म हो जाता है? CuO में फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में गया तो उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। ठीक है गाइस, तो यही आपकी इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना होता है, उसी को ही आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। और रिडक्शन अब किसे कहते हैं? तो रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसी को ही आप रिडक्शन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे रखा है, CuO+H2 को अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जब प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, जिसके ऊपर आपने हीट डाल के रिएक्ट करवाया, जब ये प्रोडक्ट में फॉर्म होगा तो ये Cu+H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि CuO के साथ था, ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में गया तो ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ जुड़ गया। मतलब यहाँ पर CuO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर CuO ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में गया तो वो ऑक्सीजन के बिना था। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? CuO का रिडक्शन हुआ है। और H2 यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ था। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आई होप आप लोग धीरे धीरे अब समझ रहे होंगे इन सभी बातों को, क्योंकि ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो गाइस थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक के बारे में, जो कि आपका कोरोजन और रेंसिडिटी है। अब कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है ये बताओ भैया। अब देखो, कोरोजन के बारे में आप डिटेल से थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि मेटल और नॉन मेटल है, उसके चैप्टर में पढ़ोगे। उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको बता रखा है कोरोजन या फिर रस्टिंग, इन सब के बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको बता रखा है। अभी लेकिन इस चैप्टर में आपको दे रखा है थोड़ा बहुत इसका पार्ट, तो इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। अब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। मतलब ऐसे मेटल्स जो कि मॉइस्चर, एयर और एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल को क्या कर देता है? वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? कोरोजन कहते हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब ऐसे मेटल जो कि एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आते हैं और उसके ऊपर एक हाइड्रेट ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है? लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल वीक हो जाता है पहले के मुकाबले। तो उसी को ही आप क्या कहते हो? कोरोजन कहते हो। अब सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है इसका? रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। मतलब कोरोजन के एग्जांपल क्या होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो रस्ट लगती है वो भी कोरोजन का एग्जांपल है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर,
सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है वो भी कोरोशन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के अंदर जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर, वो भी एक कोरोशन का एक एग्जाम्पल ही है। तो इन सभी के बारे में आप वैसे तो मेटल और नॉन मेटल में अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, तो इस पे बेस्ड आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग और अप्लाइंग पेंट्स। तो यहाँ पर इसके प्रिवेंशन दे रखे हैं, तो कोरोजन को किससे प्रिवेंट कर सकते हो आप, गैल्वनाइजेशन मतलब जिंक की एक लेयर चढ़ा के कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कर सकते हो, और अप्लाइंग पेंट, पेंट को अप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और अब जानते हैं इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इसका मतलब कि आपने ये तो देखा होगा कि आपका जो खाना है, अगर आपने उसे बहुत दिनों तक ऐसे खुले हवा में रख दिया, तो उसके अंदर से क्या एक स्मेल सी आने लग जाती है। क्यों आती है, वो रेंसिडिटी के कारण ही आती है। मतलब वो खाना जब एयर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाता है, तो उस खाने के अंदर से स्मेल आती आती है। तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसकी प्रिवेंट करने के, इससे बचाव कर कैसे करें, सो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में फूड रख के इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं आप। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, मतलब एयर को आप नाइट्रोजन से रिप्लेस करके भी इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और चौथा जो आपका लास्ट है वो है रेफ्रिजरेशन, मतलब फ्रिज में भी रख के आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है वो भी मैं समझा देता हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। तो जानते हैं केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल और ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशंस ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब केमिकल रिएक्शन को उसके इक्वेशन से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उस केमिकल के सिंबल या फिर उस एलिमेंट के सिंबल या फिर उसके केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से आप बनाते हैं, उसी को ही आप केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब आपको किसी भी एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन करवानी है, दिखाना है कि रिएक्शन कैसे होता है, तो वो आप केमिकल इक्वेशन की हेल्प से दिखा सकते हैं। मतलब उसके सिंबल का या फिर उसके केमिकल फॉर्मूले का यूज़ करके आप दिखाएंगे, तो उसी प्रोसेस को, उसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर जैसे दे रखा है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम को आपने एयर में क्या बर्न किया, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया। तो जब आपने इसको बर्न किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो आपने इस रिएक्शन को उन एलिमेंट्स के सिंबल के द्वारा दिखाया है। तो इसका मतलब ये एक क्या हुई, केमिकल इक्वेशन हुई। क्या हुई, ये एक केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है गाइज, ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में, वो है इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब इसको बैलेंस कैसे करें, हमने जान तो ली केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इसे बैलेंस कैसे करें। तो देखो आपके बुक में एक मेथड दे रखा है इसको बैलेंस करने का, वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। लेकिन मैं एक सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है, इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन ये जो हिट एंड ट्रायल है ये बता दूंगा मैं आपको कि ये कैसे करते हैं। बाकी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी जल्द ही लाने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो, कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन को कितनी फास्ट और कितने अच्छे तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, तो वो कैसे करो। तो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है Fe मीन्स आयरन और H2O वाटर। आपको आयरन और वाटर दे रखा है, इन दोनों के बीच में आपको क्या बोला है, रिएक्शन करने के लिए बोला है। और यहाँ पर जब आपने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा, तो यहाँ आपको फेरिक ऑक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब इसको बोला है बैलेंस करो, अब इसको बैलेंस करना है। तो हिडन ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट में देखो कितने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और उसी को यहाँ पर आप फिल कर दो, रिएक्टेंट में फिल कर दो। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं FeO3, Fe यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट में Fe क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। तो Fe यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर और आप आगे देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 4 है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है।
तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर आप इसको 4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो H2 जो कि हाइड्रोजन आपका 2 था, वो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 हो गया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 8 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितना है, 2 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब बैलेंस करके क्या निकल के आया आपका 3Fe प्लस 4H2O। अब इसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब गाइस भी राइटिंग में मत जाना, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे बेसिक मोटा मोटे से समझा दिया है ऊपर से कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे होता है। इसको और अच्छे से भी आपको समझना है तो पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी के आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से पढ़ो, उसमें और अच्छे तरीके से आपको मेथड से बता दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें मैं आपको समरी बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नई चीज़ें बताऊँगा। और अभी वैसे भी लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और ये शॉर्ट समरी थोड़ी सी लंबी हो गई है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक शॉर्ट समरी है, तो इसीलिए मैं इसमें बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सिर्फ वही सब चीज़ें आपको बताई है। बाकी अगर आपको और चीज़ें इसके बारे में जाननी है तो प्लीज़ उसके लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर भी उस हिसाब से ही आएंगे। तो इसीलिए एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, अगर आपका सभी टाइम है तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ ही लेना, पूरी कंप्लीट पढ़ना। तो यही बात रहा इसके क्वेश्चंस की, तो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको साइंस की पूरा सपोर्ट मटेरियल दे रखा है, उस पर सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको विजिट कर लेना। और उस सपोर्ट मटेरियल को कैसे आप ढूंढोगे वो भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में, तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बना के डाल रखी है, उसमें सीबीएसई की तरफ से, डीओई की तरफ से, हर एक की तरफ से मैंने सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ डाल रखा है, तो वहाँ से भी जाके आप उसे भी विजिट कर लेना। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज़, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो 10th क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उन सबको प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझ सके। और गाइज़ अभी भी आपको वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि समझ में नहीं आए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि जितनी बार वीडियो को आप देखोगे ना, उतनी बार आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए गाइस मैं वीडियो से लेना चाहूँगा, अब अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।